नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। बच्चों, जैसा आपने अभी थोड़ी दिन पहले देखा था कि एक हादसा हो गया था, रेल दुर्घटना हो गई थी बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई। जैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से रेलवे में बहुत सारी ऐसी मिस हैपनिंग्स होती रहती हैं। तो एक ना जनवरी में एक वैकेंसी अनाउंस हुई थी, अगर बच्चों ने उसके फॉर्म भरे होंगे, और वो वैकेंसी थी बच्चों आरआरबी के अंदर एएलपी की। यानी कि अगर मैं बात करूं, एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट ऑटो पायलट, लोको पायलट, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी थी जो बच्चों ने उस टाइम फॉर्म भरा था, और ये फरवरी के आसपास ये वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम ये वैकेंसी आई थी, तो ये वैकेंसी ना जो हर टाइम आई है उसके अकॉर्डिंगली कम थी। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारी 5696 यानी कि टोटल जो वैकेंसी थी वो 5,500 प्लस थी। लेकिन आज थोड़े दिन पहले अगर मैं बात करूं, थोड़े दिन भी क्या पहले, अगर 2 दिन पहले की बात करूंगा, तो इसके ऊपर एक चीज सबने मिनिस्ट्री ने बैठ के देखी, और वो ये देखी कि जो हादसे है वो रुक नहीं पा रहे हैं। किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई नया हादसा हो जा रहा है, कोई भी XYZ उसके अंदर बात हो रही है। और यहां पर तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि एक मालगाड़ी है और एक जो पैसेंजर ट्रेन है, दोनों वो आपस में एक ही ट्रैक पे आ गई। तो बच्चों, ये थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट की विफलता तो है ही, बेशक कोई माने या ना माने। आज के टाइम पे तो अब इस्तीफा भी नहीं होते हैं। पहले तो क्या होते थे, लोग बोलते थे कि भाई हमारी वजह से, या हम अपने लिए, या हमारे होता है ना कि कुछ अपने कॉन्साइंस होता है, अगर हमारे एथिक्स होते हैं उसके बेसिस पर पहले इस्तीफा दे दिया जाता था, रिजाइन कर दिया जाता था अपनी पोस्ट से। जैसे आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी पहली बार रेलवे जब वो मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे बहुत सारे रेलवे मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन बस अब क्या बोले, इस बार कोई इस्तीफा वगैरह नहीं होता। हर बार जो वैष्णवी जी हैं वो आते हैं, वो आके थोड़ा सा रो लेते हैं, बस यही सब बातें हो जाती हैं। चलो छोड़ो बाकी इन सब बातों को, हम बात करेंगे कि जब ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी तो उस टाइम बच्चों ये वैकेंसी थी 5,500, लेकिन अब इस वैकेंसी को रेलवे बोर्ड ने बढ़ाकर 18,000 प्लस कर दिया, यानी कि 18,799 वैकेंसीज इसको टोटल कर दी, जो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है उन सभी बच्चों के लिए जो रेलवे बोर्ड के लिए ही स्पेशली अपनी तैयारी करते हैं। यानी कि मैं बीइंग अ टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो हमें तो इस बात से ज्यादा खुशी है कि चलो अच्छी बात है कि हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो ज्यादा बढ़ गई, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट यूं बताई जा रही थी कि मार्च में इसका पेपर हो जाएगा, और आप देख लो तो जून खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो है वो जल्दी गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करने की सोच रही है, तो जल्द से जल्द इसके पेपर ले सकती है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में दोबारा ऐसी कोई हैपनिंग ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसकी वजह से किसी का परिवार खत्म हो जाए। तो क्या हुआ कि जो इसकी वैकेंसीज है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई, और अब जरा इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे अगर उस टाइम इस फॉर्म को ना भर पाए तो अब अगर ये फॉर्म जो देख रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, ठीक है। तो जरा मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो इनका नोटिस यही था असिस्टेंट लोको पायलट का, एएलपी का, कि भाई पहले था 5696 वैकेंसीज थी जो कि बढ़ा दी गई थी जोनल वाइज, और 18,799 ये टोटल वैकेंसीज कर दी है। और ये जोनल वाइज है, मैं फिर बता रहा हूं, जोन के हिसाब से आप देख लो। मैंने यहां पर सारे जोनल रेलवेज लिख दिए, जिसमें से आप नोटिस करिए इसमें सबसे ज्यादा साउथर्न ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर वैकेंसी आप नोटिस करिए, ठीक है ना। पहले थी वो 1100 के आसपास, अब ये टोटल 4,000 के आसपास इसको पहुंचा दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बच्चों वो यहां पर इंक्रीज कर दी गई है, और ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, ठीक है ना। चलो एक दो बातें करते हैं जरा इसको लेकर कि कौन कौन से बच्चे लोको पायलट बन सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है बच्चों 18 से लेकर 30 साल तक का, यानी कि 18 से 30 साल तक के बच्चे जो है वो इस फॉर्म को भर पाते हैं, और वही ओबीसी में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और SC और ST के लिए इसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे हर किसी में मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसके सैलरी की बात करूं तो सैलरी जो है इसमें लेवल 2 GP मिलता है, ग्रेड पे है, और जिसमें इसकी मिनिमम सैलरी जो अगर मैं बात करूंगा तो वो यहां पर आप देखिए 19,900 से शुरू होती है, 35,500 तक ये जाती है, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें सैलरी की कोई दिक्कत नहीं होती है, सैलरी ऑन टाइम आती है, सारी चीजें इसके अंदर बढ़िया होती है, और इसीलिए बच्चे इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करते
करते हैं इसके, खासकर यूपी और बिहार के बच्चे, यूपी बिहार के बच्चे का तो बहुत ड्रीम माना जाता है कि ये जॉब वगैरह में मिल जाए। तो और ना मैं सच बताऊं तो रेगुलरली इसकी वैकेंसीज देखी ही जाती है, तो ऐसा नहीं है, बच्चे को यूं भी लगता है कि मेरे गांव का कोई बच्चा लग गया तो उसको भी लगता है कि मैं भी क्यों ना इसी तरीके से तैयारी करके मैं इस वाली पोस्ट को क्यों ना ग्रैब कर लूं। ठीक है, तो एज हो गया, सैलरी होगी। एक बार ना बड़ी कंफ्यूजन होती है आज भी बच्चों को कि लोको पायलट का फॉर्म जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बच्चों के पास क्या क्या डिप्लोमा या डिग्री या क्या होना चाहिए XYZ, जिससे बच्चे को यह पता चल जाए कि मैं इस फॉर्म के लिए लायक हूं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना बच्चों, इसमें 10th पास यानी कि जिसको हम लोग गांव देहात की भाषा में मैट्रिक बोलते हैं, आपकी 10th क्वालिफिकेशन बिल्कुल पास होनी चाहिए, प्लस इसके साथ आपके पास ITI का एक, ITI बोल लो या NCVT बोल लो या NCVT बोल लो या SCVT बोल लो, ये सारे बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये सारे कोई ना कोई डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, यानी कि ये एक तरह का डिप्लोमा कराते हैं। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है, आपके 10th पास होनी चाहिए, 10th पास होने के साथ साथ ITI का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पूषा के अंदर ITI की तैयारी कराई जाती है, वो डिप्लोमा देता है, और वो जो डिप्लोमा है ना वो आपके पास इन 15 में से किसी के भी अंदर होना चाहिए, यानी कि जैसे एयर कंडीशनर, मैकेनिक का, रेफ्रिजरेशन का, मैग्नीशियन का, टर्नर का, हीट इंजन का, इसमें से आपने किसी के अंदर भी डिप्लोमा कर रखा होगा तो आप आराम से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। पॉइंट नंबर 1 तो बच्चों ये बोलता है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है, मान के चलो अगर किसी बच्चे ने ITI नहीं करी है तो फिर क्या तरीका है, सेम वही 10th पास तो है ही, लेकिन 10th पास के साथ साथ आपने नोटिस करा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ना लेकर डिप्लोमा लेते हैं। तो अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है, अगर आपके पास मान के चलते हैं ये 3 इयर्स का डिप्लोमा है, लेकिन वो डिप्लोमा जो होना चाहिए वो या तो मैकेनिकल में या तो इलेक्ट्रिकल में या तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। देखो ये लिखा है, तो कहने का मतलब या तो आप मैकेनिकल की बात करो, इलेक्ट्रिकल की बात करो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करो, अगर इसके अंदर भी आपने डिप्लोमा ले रखा है तो भी आप आराम से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यानी कि 10th के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका होता है इस पोस्ट को भरने के लिए, मान के चलो किसी बच्चे ने डिप्लोमा ना करके डिग्री ले लिया। अब आप देखो डिग्री तो बच्चों हायर रैंक हो गई ना, डिग्री बड़ी है, और जो डिप्लोमा है वो बोर्ड कराता है यानी कि वो उससे कम है। अगर किसी बच्चे ने बीटेक की डिग्री ले ली, यानी कि उन्होंने डिग्री ले ली किसी के अंदर इंजीनियरिंग की, बट दिक्कत क्या है, जो इंजीनियरिंग की डिग्री है ना वो आपकी होनी इसी में चाहिए, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तब जाके आप फिर से ऑटो पायलट के लिए, लोको पायलट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यानी कि आप असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके पास 10th के साथ ITI है, या फिर आपके पास 10th के साथ डिप्लोमा है इन 3 फील्ड में, या फिर आपके पास जो बीटेक की डिग्री है वो इसमें। मान के चलो किसी ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखी है, वो बच्चा इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वालिफिकेशन क्या है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं बात करूं लोको पायलट में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो बच्चों इसमें 2 रिटन एग्जाम होते हैं। यानी कि अगर मैं CBT बेस की बात करूं तो 2 रिटन है, हालांकि तीसरा भी CBT बेस होता है, बस तीसरा थोड़ा सा अलग होता है, ये काम चल भी जाता है, मेन जो है वो यही 2 है। ठीक है, तो ये 2 मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको 3rd और 4th बता देता हूं। 3rd 4th में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, जो कि बच्चों मुश्किल नहीं आता, आसान आता है। अगर जो बच्चा ये 2 क्वालिफाई करके 3rd में पहुंच जाता है तो इसका मतलब समझ लो उसने 70% तो सारी चीजें कर ही दी है। ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो इसमें भी पढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा CBAT टेस्ट होता है ये उतना मुश्किल नहीं होता, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी मेन आपके ये 2 रिटन पेपर हो गए। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं CBT 1 में सर क्या आता है, CBT 1 में टोटल 75 क्वेश्चन, आपको 75 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें मैं बात करूं जो मार्क्स है हमारे पास, जो जीके है वो 10 मार्क्स का, जो साइंस है, स्पेशल साइंस जरूर आती है साइंस वाले के बच्चे के बिना तो काम ही नहीं होगा, मैथमेटिक्स 20 नंबर की और रीजनिंग जो है वो 25 नंबर की। यानी कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को करने के लिए 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि आपको 1 घंटे के अंदर ये 75 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, और 75 मार्क्स का होगा हमारे पास पूरा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का CBT 2, ये जो पार्ट A लिखा है ना ये CBT
CBT2 है। और ये जो पार्ट बी लिखा हुआ है ये कंप्यूटर टेस्ट है जो मैंने थर्ड में बताया था। इसमें बच्चों थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसको करने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है ना, यानी कि 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है कि आपके पास साइंस और मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स ये दो मिला के 50 नंबर होते हैं, और रीजनिंग और सीए मतलब करंट अवेयरनेस यानी कि एक तरह की जीएस हो गई, ये दो मिला के 50 नंबर का होता है। टोटल मिला के ये हमारे 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारा CBT2 कहलाता है, ठीक है बच्चों। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग सेम होती है, और ना जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना ज्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट करे जाते हैं किसके लिए, CBT2 के पार्ट ए के लिए। ये पार्ट ए होता है, और ये जो पार्ट 2 है वो मैंने अभी आपको बताया नहीं था, जो अभी आपको मैं कह रहा था ना कंप्यूटर बेस्ड होता है, वो यही है। उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं और 75 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, क्वालिफाइंग होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वालिफाइंग नहीं होता, इसके मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। चलो अगली अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसमें क्या है कि मेन जो मैंने बताया ना CBT1 और CBT2 ये दो ही सबसे ज्यादा मेन होते हैं। जो बच्चा इन दोनों को क्वालिफाई कर लेता है, और इसमें साइंस का रोल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो बच्चा साइंस के अंदर अच्छा होता है पहली बात तो वही ज्यादातर इस फील्ड में जाता है, ठीक है। तो आप इसने जो इसकी तैयारी करी हुई है और आराम से ये जो पेपर है वो अब से अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर में आपसे आराम से इसका पेपर ले लिया जाएगा। तो आप इसकी प्रिपरेशन करते रहो, अपना ज्यादा टाइम जो है वो जनरल अवेयरनेस में और मैथमेटिक्स में दीजिए, ठीक है। आई होप मैं आपको सारी बातें बता पाया हूंगा इस पूरी वीडियो में। चलिए जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।